Hello students, welcome to physics class. Myself Rajendra. Today I will start 12th physics. सबसे पहले आज हम कक्षा 12 की फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। कक्षा 12 का जो फिजिक्स होता है वो 11th के मुकाबले बहुत ही सरल और बहुत ही कंसेप्चुअल होता है। 11th का फिजिक्स मोर टिपिकल देन 12th फिजिक्स। आज हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो हमारा फर्स्ट टॉपिक 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहने वाला है। तो सबसे पहले आज हम 12th का फिजिक्स का एक बार सिलेबस देखते हैं जो हमारा बोर्ड में भी आता है और कंपटीशन में भी आता है। अब हम देखने जा रहे हैं 12th का फिजिक्स का एक स्क्रीन पे सारा आपके सिलेबस लिखा हुआ है, उसका कितना सिलेबस हमारा बोर्ड में कितना मार्किंग रखता है इसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कक्षा 12th का जो फिजिक्स है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो 3 पार्ट में डिवाइड हमने इसको किया है। पहला जो पार्ट हमारा रहता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट मींस विद्युत चुंबकत्व। सेकंड जो पोर्शन होता है वो हमारा ऑप्टिक्स कहलाता है। इसी प्रकार थर्ड पोर्शन जो है वो हमारा रहता है मॉडर्न फिजिक्स। इन तीनों सेक्शन में जो ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है वो हमारा रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पोर्शन आपका 27 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में रहता है। कंपटीशन में इसका मार्किंग अलग होता है, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा 27 मार्क्स रखता है। इसी प्रकार ऑप्टिक्स जो हमारा है, ऑप्टिक्स हमारा 13 मार्क्स कवर करता है, जिसको हम प्रकाशिकी कहते हैं। इसके बाद पीछे वाला तीसरा सेक्शन हमारा जो मॉडर्न फिजिक्स का होता है वो हमारा 16 अंक बार रखता है। इन तीनों सेक्शन को मिलाने के बाद टोटल जो हमारा नंबर बनता है वो हमारा बनता है 56। तो 56 मार्क्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे अधिकतम पार्ट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का रहता है, दूसरा पोर्शन हमारा अधिकतम रहता है मॉडर्न फिजिक्स का, और थर्ड हमारा सेक्शन रहता है ऑप्टिक्स का। अब हम देखने जा रहे हैं कि विद्युत चुंबकत्व वाला जो सेक्शन है इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला पार्ट हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम स्थिर वैद्युतिकी के नाम से जानते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी हमारा एटलीस्ट 12 नंबर का चैप्टर कवर करता है। इस 12 नंबर में 2 चैप्टर होते हैं। एक तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खुद रहता है, दूसरा हमारा सेक्शन रहता है इलेक्ट्रिसिटी से, जिसमें हम करंट को डिस्कस करते हैं। तो 7 मार्क्स हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर करता है और 5 मार्क्स हमारा डिस्कस करता है इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों को ऐड करने से ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमको पढ़ना पड़ता है वो हमें पढ़ना पड़ता है 12 अंक का। इसी प्रकार दूसरा सेक्शन हमारा होता है मैग्नेटिज्म का, जिसको हम विद्युत चुंबकत्व के नाम से जानते हैं। तो मैग्नेटिज्म हमारा 15 नंबर का सेक्शन होता है, 15 मार्क्स इसका रहता है। इसी को हमने अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव जो होता है वो हमारा 5 नंबर कवर करता है। तो यहाँ पर इसका जो अंक बार है वो 5 रहने वाला है। इसी प्रकार अगला मैग्नेटिज्म का सेक्शन है चुंबकत्व, जिसमें चुंबक के गुणों के बारे में पढ़ा जाता है। ये बहुत छोटा टॉपिक होता है, ये हमारा 3 मार्क्स कवर करता है। इसी के बाद आगे हमारे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है EMF, इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो चैप्टर। और इसी के साथ एक चैप्टर और मर्ज होता है अल्टरनेट करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इन दोनों को मिलाने से एक कंप्लीट चैप्टर कवर होता है, और ये हमारा इस मैग्नेटिज्म का सबसे बड़ा टॉपिक है, और ये 7 मार्क्स का अंकबार रखता है। इसी प्रकार ऑप्टिक्स पे हम मूव करते हैं। ऑप्टिक्स वाला जो हमारा सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वेरी इंटरेस्टिंग होता है। तो ध्यान रखें, जो रे ऑप्टिक्स है, जिसको हम किरण प्रकाशी के नाम से जानते हैं, ये 12th क्लास में कोई नया टॉपिक नहीं है। इसको हम 10th स्टैंडर्ड पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, पर यहाँ पर 12th क्लास में होने से हम थोड़ा इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये हमारा किरण प्रकाशी की 9 अंक का वेटेज रखता है। इसी साथ दूसरा हमारा ऑप्टिक्स में सेक्शन होता है जो बिल्कुल नया होता है, जो आप ओनली 12th क्लास में ही डिस्कस करते हैं, जो हमारा 4 मार्क्स कवर करता है, जिसको हम तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। इन दोनों को मिलाने से कंप्लीट ऑप्टिक्स आपका 13 मार्क्स रखता है। इसी प्रकार अब हम चलते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स जो है उसमें भी हमारे अलग अलग सेक्शन है, जिसमें सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो हमारा होता है न्यूक्लियर फिजिक्स,
जिसको हम नाभिकीय भौतिकी के नाम से जानते हैं। ये न्यूक्लियर फिजिक्स 6 अंक बाहर रखता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स को भी हम थोड़ा लार्ज स्केल में पढ़ते हैं, जो अभी मॉडर्न जमाने में सबसे ज्यादा चलता है, जो हमारा 6 अंक बाहर रखता है। तो इसी प्रकार लास्ट जो सेक्शन आपका मॉडर्न फिजिक्स का रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। इन दोनों को मिलाने से हमारा एक चैप्टर कवर होता है जो हमारा 4 मार्क्स रखता है। तो ध्यान रखें 6 और 6 12 और 12 और 4 आपका 16 हो गया। टोटल 16 मार्क्स कवर करता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स वो फिजिक्स होता है जो अभी वर्तमान जमाने में चल रहा है। जो वर्तमान जमाने में जो भी फिजिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो मॉडर्न फिजिक्स से अकॉर्डिंग पढ़ा जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये पूरा का पूरा जो हमने एक सिनेरियो आपको बताया है, ये हमारा सिलेबस का डिस्क्रिप्शन, जिसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है बोर्ड में। तो ध्यान रखें, सबसे पहला 12th क्लास में चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहने वाला है। तो चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 3 आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, 4 नंबर आपका रहेगा चुंबकत्व और 5 नंबर आपका रहेगा एसी एंड ईएमआई। इसी प्रकार 6 नंबर आपका रहेगा ऑप्टिक्स, 7 नंबर भी आपका रहेगा ऑप्टिक्स, और इसी प्रकार 8, 9 और 10। तो अल्टीमेट 12th क्लास का फिजिक्स पूरा का पूरा 10 चैप्टर में आपका डिवाइड है। अब हम बात करते हैं थोड़ा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान रखें, कक्षा 12 का भौतिकी कंपटीशन में मात्र ओनली 40% वेटेज रखता है। अगर आपका पेपर पूरा, चाहे आप IIT JEE का पेपर दे या मेडिकल का कोई भी एग्जाम दे, उसमें अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है तो यहाँ पर 12th क्लास का फिजिक्स आपका मात्र 40% वेटेज रखेगा और 60% का वेटेज 11th क्लास का फिजिक्स रखता है, जो 12th क्लास से ज्यादा कंसेप्चुअल है और ज्यादा टिपिकल। इट मींस 12th क्लास का फिजिक्स हमारा 11th क्लास से इजी हो गया। तो अब हम देखते हैं कि पहला चैप्टर जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये हमारा कंपटीशन में मात्र 5 से 7% वेटेज रखता है। अगर आपका 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो मात्र इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बनेगा, चाहे आप IIT JEE का एग्जाम दे या चाहे आप PMT का एग्जाम दे। यहाँ ध्यान रखें, हम सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि हमारा सेशन बोर्ड लेवल से तो चले गए, साथ में हम थोड़ा सा कंपटीशन को टच करते हुए चलेंगे और आपको बिल्कुल कंसेप्चुअली साउंड करते हुए कंपटीशन अप्रोच क्रिएट करेंगे, ताकि आप इन फ्यूचर कोई भी कंपटीशन आसानी से क्रैक कर सके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनवीरा स्कूल इंटीग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड। माई सेल्फ राजेंद्र। टुडे आई विल स्टार्ट 12th फिजिक्स चैप्टर ऑप्टिक्स। आज सबसे पहले हम ऑप्टिक्स के बारे में देखेंगे कि ऑप्टिक्स जो हमारा सेक्शन है वो कितने पार्ट में डिवाइड है और उसमें अपन को क्या क्या पढ़ना है। तो आप देखिए, ऑप्टिक्स जो है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। पहला सेक्शन हमारा रहता है रे ऑप्टिक्स, सेकेंड पोर्शन हमारा रहता है वेव ऑप्टिक्स। तो आज हम रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं किरण प्रकाशिकी, जिसके बारे में आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा है। आज हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप देखिए, किरण प्रकाशिकी में सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हम करने वाले हैं प्रकाश के बारे में। इट मींस लाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि लाइट क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और उस पर कौन कौन सी घटनाएं डिपेंड होती है। इट मींस लाइट एंड इट्स फिनोमेना, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम मूव करेंगे दर्पण और लेंस, यानी मिरर और लेंस जो होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से रे डायग्राम बनते हैं और पूरी उसकी डिटेल विद न्यूमेरिकल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई, आंख के बारे में, और आंख के कौन कौन से दोष होते हैं, उसके निवारण क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी के बाद हम लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा रे ऑप्टिक्स का, वो हमारा रहेगा सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, यानी माइक्रोस्कोप के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे, कितने टाइप की होती है, वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। अब सबसे पहले ऑप्टिक्स को स्टार्ट करने के लिए पूरा का पूरा जो ऑप्टिक्स होता है वो आपका डिपेंड होता है लाइट में। तो आज हम सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में अब आप देखिए प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा प्रकाश जो होता है वो क्या है। तो देखिए,
प्रकाश के बारे में हम दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं अनुभव करते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को अपन को देखना होता है तो उसके लिए सबसे पहली नीड होती है कि उसमें लाइट होना बहुत जरूरी है। बिना लाइट के हमें कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दृश्यमान प्रतीत नहीं होगा। तो देखिए, प्रकाश के बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है कि ये एक सघन माध्यम होता है। सघन माध्यम यानी प्रकाश एक सघन माध्यम है, ओके। और सघन माध्यम होने की वजह से ये क्या करता है, वस्तु को, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु को दृश्यमान बनाता है, दृश्यमान बनाता है। तो परिभाषा अगर प्रकाश की मैं बात करूं तो परिभाषा हम ऐसे देंगे कि प्रकाश एक सघन माध्यम होता है जो वस्तु को दृश्यमान प्रतीत कराता है। यानी अपन को वस्तु को देखने के लिए लाइट की बहुत नीड होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसी प्रकाश को हम एनर्जी कहते हैं। यानी प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश एक ऊर्जा भी है और ये ऊर्जा कौन सी है, एक तरंग की फॉर्म में होती है जिसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश एक ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंग की फॉर्म में होती है। अब दो चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दो चीज की नीड होती है। सबसे पहला जो रहता है वो हमारा रहता है लाइट, यानी प्रकाश होना बहुत आवश्यक है। और सेकंड चीज होता है आई। अगर आपके पास आंख नहीं और आपके पास लाइट है तो आप वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यानी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दो चीज मस्ट है। फर्स्ट चीज हमारा हो गया लाइट और सेकंड चीज हमारा हो गया ह्यूमन आई। तो अगर आपके पास आंखें हैं और आपके पास प्रकाश है तो आप वस्तु को बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास लाइट नहीं है और आंखें हैं, अगर आप अंधेरे में चले गए तो आपको वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो ये ध्यान रखें, वस्तु को देखने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, प्रकाश की। और प्रकाश को हमने डिफाइन ऐसे किया कि प्रकाश एक सघन माध्यम होता है जो वस्तु को दृश्यमान बनाता है और ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है विद्युत चुंबकीय तरंग की फॉर्म में। तो अब ये तो बात हुई आपकी परिभाषा से। अब हम बात करते हैं कि इस लाइट का जो नेचर होता है, यानी नेचर ऑफ लाइट जो होता है वो क्या होता है। तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में हम बात करते हैं। प्रकाश की प्रकृति, तो आप देखें प्रकाश की प्रकृति के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरियां दी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी नेचर होती क्या है। तो देखिए, प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो आपकी होती है दोहरी। दोहरी का मतलब होता है डबल नेचर का, दो प्रकार की होती है। इसको हम एक टर्म और होता है हिंदी में, उसको हम बोलते हैं द्वैत। आप दोहरी बोल सकते हैं, आप द्वैत बोल सकते हैं। यानी प्रकाश का प्रकृति दोहरी या फिर द्वैत प्रकार की होती है। अब ये दोहरी और द्वैत क्या है, इसको समझने के लिए आप देखें, दोहरी का मीनिंग हुआ डबल टाइप का, यानी कण और कण के साथ आपका हो गया तरंग। अगर प्रकाश आपका कण और कण के साथ साथ तरंग का फॉर्म अप्लाई करता है तो इस कारण उसकी प्रकृति जो होती है वो दोहरी कहलाती है। अब ये कण और तरंग जो है ये कैसे पता चला कि इसकी कणियां होती है और ये तरंग होती है। तो इसके पीछे क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी अप्लाई की। अपनी अपनी थ्योरी देने से क्या हुआ कि हमको ये पता चला कि एक्चुअली में जो प्रकाश है वो दोहरी नेचर का होता कैसे। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट आया जिसने प्रकाश की प्रकृति के बारे में बताया वो हमारा था न्यूटन। तो न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत। अब आप देखिए न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या होता है, इसने क्या बताया। तो न्यूटन ने यह बताया कि प्रकाश जो होता है वो बिल्कुल छोटे छोटे कणों के रूप में सीधी रेखा में गमन करता है। यानी प्रकाश अगर आपका ऐसे जाएगा एक सीधी रेखा में तो छोटे छोटे कणों से मिलकर ऐसे सीधी रेखा में गमन करता है। यानी एक कण जब आगे होता है तो पीछे वाला उसको क्या करता है, टक्कर मारता है, जिससे आगे से आगे ऐसे चलता है। यानी न्यूटन ने यह बताया कि प्रकाश कणों के रूप में सीधी रेखा में गमन करता है, जो आगे चलकर न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहलाए।
तो कण के बारे में जो बताने वाला था वो सबसे पहला साइंटिस्ट आपका था न्यूटन। अब इसी थ्योरी को एक दूसरा साइंटिस्ट आया जिसने ये बोला कि ये कण का जो नेचर है ना ये मेरे समझ से बाहर है, तो उसने एक अलग थ्योरी दी। तो उसके लिए दूसरा जो साइंटिस्ट आया हमारा उसका नाम था हाइगेन। हाइगेन का तरंग सिद्धांत, हाइगेन का तरंग सिद्धांत। तो ध्यान रखें, फर्स्ट साइंटिस्ट न्यूटन जिसने ये बताया कि न्यूटन एक कण होता है। सेकंड साइंटिस्ट हमारा हाइगेन था जिसने एक वेव थ्योरी दी। अब वेव थ्योरी क्या होती है उसमें इसने बताया कि ध्यान रखें, अगर प्रकाश आपका तरंग होता है तो तरंगों का क्या होता है, तरंगों का आपका अपवर्तन होता है, तरंगों का परावर्तन होता है और तरंगों का व्यतिकरण होता है और तरंगों का विवर्तन होता है। तो ध्यान रखें, हाइगेन ने यह बताया कि अगर प्रकाश कण है तो उनका परावर्तन भी होता है और वो भी होता है। तो परावर्तन अपवर्तन व्यतिकरण होने से ये फाइनल हो गया, क्योंकि तरंगों में ये घटना होती थी। तो अगर तरंगों में होती है इट मींस प्रकाश भी एक तरंग हुई। तो प्रकाश क्या हुआ, एक तरंग की फॉर्म में काम करता है, जिसके कारण उसका अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है और व्यतिकरण भी होता है। तो हाइगेन ने ये जनरेट किया कि प्रकाश एक तरंग है। तो तरंग के बारे में बताया हाइगेन ने और कण के बारे में बताया न्यूटन। तो दो थ्योरी यहाँ तक आ गई। अब इसके बाद में एक तीसरा साइंटिस्ट और मैदान में है जो इन दोनों थ्योरी से थोड़ा बिल्कुल अपना एक अलग व्यू रख के गया। तो यहाँ पर तीसरा जो साइंटिस्ट था वो हमारा था यंग का विवर्तन सिद्धांत। तो तीसरा साइंटिस्ट हमारे सामने एक और आया जिसने भी प्रकाश की प्रकृति के बारे में बताने की कोशिश की। तो उसने बताया कि प्रकाश जो होता है वो एक विवर्तन की घटना को शो करता है। अब विवर्तन क्या है इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे वेव ऑप्टिक्स में, पर अभी आपको थोड़ी नॉर्मल इंफॉर्मेशन देते हैं। देखो, विवर्तन ये होता है कि जैसे कोई भी ये ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट पड़ती है, यहाँ से जब प्रकाश की किरणें ऐसे आती है तो यहाँ इसकी क्या होती है, ऑब्जेक्ट की कुछ छाया बनती है, ये छाया। तो छाया जो होती है ना वो घटना विवर्तन कहलाता है। तो ध्यान रखें, इस हाइगेन के बाद जब यंग आया तो यंग ने बताया कि प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट पे जब पड़ता है तो वहां पर उसकी छाया बनती है जो विवर्तन की घटना को दर्शाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विवर्तन जो होता है वो तरंगों में होता है, तो प्रकाश भी एक क्या हुआ, तरंग हुआ। तो अल्टीमेट यंग ने भी लास्ट में ये बताया कि हाइगेन ने जो तरंग का सिद्धांत दिया ना वो बिल्कुल सही है, पर कणिक का सिद्धांत से ये सेटिस्फाई नहीं था। तो इसके बाद एक चौथा वैज्ञानिक और आता है, फोर्थ नंबर पे वैज्ञानिक आया जिसने एक अलग थ्योरी दी जिसका नाम था मैक्सवेल। तो मैक्सवेल नाम का वैज्ञानिक आया, मैक्सवेल। अब मैक्सवेल ने क्या कहा कि प्रकाश जो होता, इन तीनों से उसका व्यू बिल्कुल अलग था। इन तीनों ने जो अपनी राय दी इससे बिल्कुल अलग अपनी राय रखी मैक्सवेल। उसने ये बोला कि आप प्रकाश के बारे में जो कण और तरंग की बात कर रहे हैं, थोड़ा प्रकाश कुछ अलग है। कैसे? तो उसने बताया कि प्रकाश एक ऊर्जा है, यानी एक एनर्जी होती है जो एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती है। तो अल्टीमेट देखो, इसने बताया कि प्रकाश आपकी ऊर्जा है और ऊर्जा के साथ क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो अल्टीमेट लास्ट में तरंग वर्ड तो आ ही गया। तो अंत में जाते जाते इसने ये बता दिया कि प्रकाश भी क्या है, तरंग है। तो ज्यादा जो साइंटिस्ट ने थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट किए उसमें ये पता चलता है कि प्रकाश तरंग तो कहीं ना कहीं 100% है। अब एक लास्ट में साइंटिस्ट आया जिसने क्या किया, ये साइंटिस्ट जिसका नाम था आइंस्टीन। तो आइंस्टीन एक थ्योरी लेके आया और जिससे ये पूरा का पूरा निचोड़ निकल गया कि प्रकाश की प्रकृति दोहरी कैसी होती है। तो आइंस्टीन ने एक अपना एक्सपेरिमेंट दिया जिसका नाम था प्रकाश का विद्युत प्रभाव। प्रकाश का विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव आइंस्टीन ने दिया और उसमें ये बताया कि प्रकाश जो होता है
वो सीधी रेखा में गमन करता है और छोटे छोटे कणों के रूप में गमन करता है। तो इसने ये बताया कि प्रकाश बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे कणों के रूप में गमन करता है और सीधी रेखा में गमन करता है। ये छोटे छोटे कण जो होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं पैकेट, पैकेट बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं फोटोन। तो आइंस्टीन ने ये बताया कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में कणों के रूप में गति करता है और यही कण जो होते हैं ये हमारे पैकेट या फोटोन कहलाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं न्यूटन के कणिका के सिद्धांत को ये फॉलो करता है और इसका जो व्यू था वो न्यूटन के कणिका सिद्धांत की ओर बिल्कुल क्लियर था। अब हम बात करते हैं, जब ये लास्ट में आइंस्टीन ने ये फाइनल कर दिया कि प्रकाश जो होता है वो बिल्कुल आपके कणिका सिद्धांत को फॉलो करता है और बाकी वैज्ञानिक ने जो तरंग के सिद्धांत के बारे में थ्योरियां दी वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट कहीं ना कहीं बैठती है। तो इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जब आइंस्टीन ने बताया तो इसको नोबेल प्राइज मिला और प्रकाश के बारे में लास्ट में ये संपूर्ण वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण देखने के बाद ये निर्णय लिया गया कि प्रकाश एक दोहरी प्रकृति दर्शाता है जिसमें वो कण भी होता है और तरंग भी होता है। तो इसी के आधार पर हम ये बोलते हैं कि प्रकाश हमारा कणीय और तरंग दोनों प्रकार की प्रकृति को दर्शाता है। अब बात ये है कि जब प्रकाश ट्रेवल करता है तो उस समय कण और तरंग क्या एक साथ हमें प्रतीत होते हैं? बिल्कुल। ध्यान रखें, जब प्रकाश ऐसे गमन करता है ऐसे किरणों की फॉर्म में, तो उस समय अगर वो कण की प्रकृति दर्शाता है, कण की प्रकृति दर्शाएगा, तो उस दौरान तरंग की जो प्रकृति होगी वो आपकी दबी हुई रहेगी। यानी कहीं ना कहीं तरंग जो होगा वो आपका दबी हुई रहेगी, यानी आपको कम विजिबल होगा और कण की फॉर्म में आपको ज्यादा दिखेगा। और अगर कहीं ऐसी जगह जहां पर प्रकाश आपका तरंग की फॉर्म में आपको विजिबल है, तो वहां पर कहीं ना कहीं कणीय प्रकृति जो होगी वो आपकी दबी हुई प्रतीत होगी। तो ध्यान रखें, दोनों एक साथ बहुत ही कम ऐसा चांसेस है कि आपको मिलेगा। अगर एक प्रकृति को शो करता है तो दूसरी प्रकृति कहीं ना कहीं आपकी दबी हुई प्रतीत होती है। तो ये जो अभी हमने पूरी साइंटिस्ट के बारे में बताया, ये प्रकाश की प्रकृति के बारे में था। और जनरली क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, तो उसमें हम लिखते हैं इंग्लिश में ड्यूम और हिंदी में दोहरी, और कभी कभी ये टेक्निकल वर्ड भी मिलता है हिंदी में द्वैत। तो द्वैत का मतलब क्या होता है? कण प्लस तरंग दो। साइंटिस्ट ने क्या क्या कहा ये हमने आपको डिटेल से बता दिया। अब हम चलते हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है वो चाल हमारी क्या रहती है। हम देखने जा रहे हैं कि प्रकाश जो होता है उसकी चाल क्या होती है। तो प्रकाश की चाल को हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट। तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले समझाने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था रोमन। तो रोमन नामक वैज्ञानिक ने हमें प्रकाश की चाल के बारे में ज्ञान दिया। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो रोमन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। यानी प्रकाश की चाल को समझाने वाला रोमन नामक वैज्ञानिक जिसने ये बताया कि प्रकाश निर्वात में सबसे अधिक होता है और निर्वात में उसका मान कितना होता है उसके बारे में ही बताता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं अलग अलग माध्यम लिख रहा हूँ। ये हमारा जो माध्यम है वो निर्वात है। निर्वात के बाद हम दूसरा माध्यम लेते हैं हवा, हवा के बाद तीसरा माध्यम लेते हैं पानी, और पानी के बाद जो लास्ट मीडियम हमारा रहेगा वो रहेगा कांच। तो कुछ चार ऐसे अलग अलग माध्यम हैं। इन अलग अलग माध्यम से हम आपको बताते हैं कि निर्वात में कितना होता है। देखो, सर्वाधिक होता है तो सर्वाधिक मान निर्वात में रहता है, उसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸। जब ये चाल है तो चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब बात करते हैं हवा। तो ध्यान रखें, हवा और निर्वात का जो आपका चाल रहता है प्रकाश का वो लगभग समान होता है। तो हवा का जो रहता है वो रहता है 2.8। अब 2.8 जो है वो 3 के बहुत पास में, तो इसको लगभग कभी कभी न्यूमेरिकल को सोल्व करते वक्त हम निर्वात का भी रख के न्यूमेरिकल को बना लेते हैं। पर अगर एग्जैक्ट डेटा आपको एयर का चाहिए तो आपको 2.8 मिलेगा।
2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी के साथ अगर पानी की मैं बात करूं तो पानी में इस हवा से भी कम होता है, तो वो हमारा रहता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं कांच की, तो कांच में जो रहता है वो रहता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये चार आपके पास अलग अलग माध्यम है। इन चार अलग अलग माध्यम में हमने क्या किया, प्रकाश की चाल का मान आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि ये जो रोमन नामक वैज्ञानिक ने ये बताया कि प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है, तो इस चाल की गणना कैसे होती है। तो गणना के बारे में एक ऐसी थ्योरी थी कि बृहस्पति जो ग्रह होता है हमारा, बृहस्पति ग्रह, इस बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह होता है, यानी इस ग्रह का एक अलग आपका उपग्रह रहता है, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। तो बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है उसकी जो ग्रहण होता है, उस ग्रहण की अवधि को आधार मानकर हमने रोमन ने यह बताया कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो जो आधार था वो हमारा बृहस्पति ग्रह था। ठीक है, यहां तक हमने सीखा कि प्रकाश की चाल क्या होती है। अब हम आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाश की घटनाएं जो होती है वो क्या क्या है। तो घटनाओं के लिए देखें, अब हम बात करते हैं अलग अलग घटनाएं। उन घटनाओं में कुछ नाम लिखते हैं जो आप पहले कभी छोटी छोटी क्लासों में डिस्कस किया है। तो पहली घटना जो थी वो आपने पढ़ा परावर्तन, परावर्तन की घटना को आपने देखा। दूसरी हमारी घटना थी अपवर्तन। तीसरी हमने घटना पढ़ी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फोर्थ नंबर घटना हमने पढ़ी वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। और 5 नंबर हमने घटना पढ़ी प्रकीर्णन। तो ये 5 ऐसा फिनोमिना, ध्यान रखें लाइट का फिनोमिना डिस्कस कर रहे हैं। आपने 8th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा है और वापस 12th क्लास में अब पढ़ रहे हैं, तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ अब जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं प्रकाश की घटनाएं। और घटना में सबसे पहले घटना डिस्कस करें रिफ्लेक्शन। हमें एक पृष्ठ की रिक्वायरमेंट होती है, यानी एक सरफेस चाहिए। वो जो सरफेस होता है वो सरफेस हमेशा हमारे पास होना चाहिए साइन, यानी ऑलवेज आपका साइन सरफेस चाहिए, यानी चमकीला, चमकीला बोल दो या फिर चिकना बोल दो। यानी एक ऐसा पृष्ठ जो हमेशा आपका चिकना रहता है, उस पर हमको प्रकाश का परावर्तन दिखाई देता है। कोई भी पृष्ठ हो सकता है, वो आपका, जैसे हम बात करते हैं दैनिक जीवन में, अगर आपका रेफ्रिजरेटर है तो उसका बाहर वाला जो एरिया होता है वो पॉलिश किया हुआ होता है, तो उसमें भी आपको परावर्तन फील हो सकता है। घर में हम जो शीशा काम में लेते हैं, दर्पण, उसमें जब हम अपना फेस देखते हैं तो उस पर भी आपका क्या हो सकता है, परावर्तन हो सकता है, क्योंकि वो ऊपर से बिल्कुल क्या है, चिकना है। तो कोई भी चिकनी सरफेस, वहां पर हमको परावर्तन की घटना देखने को मिल सकती है। इस घटना को समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है एक चिकने पृष्ठ की। तो हमने क्या किया, एक यहाँ पर एक चिकना पृष्ठ कंसिडर किया। तो ये हमारी जो सतह है ना, ये सतह हमारा है चिकना। इस सरफेस को मैं एक अलग एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये सतह मैंने ली है पानी की। पानी की ऊपर वाली सतह चिकनी होती है, तो यहाँ पर मैंने एक पानी की सतह कंसिडर कर दी और ये सतह मेरा हो गया पानी। और पानी हुआ, और ऊपर जो हमारा ये एरिया है, यहाँ पर आपकी है हवा। तो ऊपर वाला जो माध्यम हुआ, यहाँ पर माध्यम वो हमारा हुआ हवा, और नीचे वाला पानी वाला इलाका जो हमारा माध्यम हुआ सेकंड। तो ये हमारा दूसरा माध्यम है। एक माध्यम ऊपर हवा है और नीचे माध्यम पानी। पानी भारी होता है हवा से, तो ये हमारा हो गया सघन माध्यम, जिसको हम बोलते हैं डेंस मीडियम। हवा हल्की होती है पानी से, तो इसकी वजह से इसको हमने बोल दिया रेयर। रेयर मतलब विरल, तो इसको हमने बोल दिया विरल माध्यम। अब हमें ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर ऊपर विरल माध्यम है और नीचे आपका सघन माध्यम है, और ये सतह जो है ये बिल्कुल पानी की है और ये बिल्कुल चिकनी है। तो यहाँ पर हमें
आपको परावर्तन की घटना देखने को मिलती है। परावर्तन की घटना क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, इस डायग्राम से बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ये बिल्कुल इस सतह पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये हमारा हो गया अभिलंब, जिसको हम अभिलंब से नाम से जानते हैं, इसको नॉर्मल कहते हैं। ये पॉइंट हमारा हो गया, इसका नाम दे दिया हमने 0। अब यहाँ पर इस विरल माध्यम से, जब विरल माध्यम से एक प्रकाश की किरण यहाँ पर आती है, ये विरल माध्यम है, यहाँ से प्रकाश की किरण जब ऐसे आती है, ध्यान रखें ये प्रकाश की किरण ऊपर से आ रही है। प्रकाश की किरण जब ऊपर से आती है तो ये विरल माध्यम से आ रही है, और आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इंग्लिश में इसका अगर नाम की बात करूं तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, आने वाली किरण। और ये जब यहाँ पर आई और सतह से टकराई तो अभिलंब के साथ ये कुछ न कुछ क्या बनाया, कोण बनाया। तो अभिलंब के साथ इसका जो कोण बनता है वो आपका बनता है आई। इस आई को हम लिखते हैं आपतन कोण। क्या लिखते हैं, आपतन। तो आई हमारा रहेगा आपतन। जब प्रकाश की किरण इस विरल माध्यम से आई और सतह से टकराई तो टकराने के बाद ये प्रकाश की किरण वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। ये प्रकाश की किरण वापस इसी माध्यम में आपकी चली जाती है। वापस उसी माध्यम में जब लौटती है तो ये घटना हमारा परावर्तन कहलाती है, यानी रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो इस रेज का रिफ्लेक्शन इधर मिलता है, तो ये जो रेखा है इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ये हमारा किरण हो गया परावर्तित किरण। परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम लिखते हैं आर से, और ये आर यहाँ पर दर्शाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन। अब यहाँ पर आप एक चीज को समझें कि परावर्तित किरण जो ये यहाँ से हमको इधर मिल रही है, आपतित किरण जब यहाँ पर आई तो इस किरण की कुछ न कुछ तीव्रता थी, यानी प्रकाश था इसमें। तो ये जितनी इंटेंसिटी का यहाँ पर आता है और जब सतह से टकराती है तो टकराने के बाद कहीं ना कहीं इसकी क्या होती है, तीव्रता का लॉस होता है। और लॉस होने की वजह से यहाँ पर आपको 100% इंटेंसिटी नहीं मिलती है, यानी जितनी तीव्रता का प्रकाश इधर आता है उतनी तीव्रता का यहाँ पर नहीं मिलता, उससे थोड़ा कम मिलता है। कारण क्या है कि सतह से टकराने से कहीं ना कहीं फ्रिक्शन की वजह से उसकी इंटेंसिटी लॉस होती है, तो यहाँ पर तीव्रता हमें यहाँ से कम मिलती है। अब बात करते हैं परिभाषा की कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो एक सिंपल परिभाषा है जिसमें ऐसे लिखना है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरी भाषा में अगर परिभाषा लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है और पुनः विरल माध्यम में लौट जाती है तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब हम बात करते हैं परावर्तन का नियम। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, उन नियम को समझते हैं। तो सबसे पहले परावर्तन के नियम नंबर 1, सबसे पहला नियम क्या होता है? पहला नियम हमारा ये कहता है कि ये जो आपका पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है ये एक प्रकार का समतल है, यानी ये पृष्ठ कुछ ऐसा है जिसके ऊपर ये आपको ऐसे नॉर्मल दिखाई देता है, वो किरण आपको ऐसे दिखाई देती है। तो कहने का मतलब पहला जो नियम है वो है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में, यानी ये तीनों जो आपके आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होते हैं ये एक प्लेन में आपके लाई करते हैं, एक समतल में स्थित होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट नियम है। सेकंड नियम पर हम मूव करते हैं। सेकंड नियम क्या कहता है? सेकंड नियम ये कहता है कि आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।
कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण का मतलब ये हुआ कि ये आई जो दिखाई दे रहा है ये इस आर के हमेशा क्या होगा बराबर। तो यहाँ पर ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर जो होता है वो परावर्तन का द्वितीय नियम कहलाता है। तो दो नियम है, पहला नियम आपतित परावर्तित और अभिलंब, ये एक प्लेन में होते हैं। दूसरा नियम है जिसमें ये आई आर के इक्वल होता है। अब ये यहाँ पर दो नियम हो गए। अब हम बात करते हैं कि परावर्तन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो परावर्तन के लिए आप देखिए दो प्रकार का परावर्तन हम आपको समझाते हैं। उसके लिए आप देखिए सबसे पहला इधर, पहला परावर्तन जो होता है वो होता है नियमित परावर्तन, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, नियमित परावर्तन क्या होता है? नियमित परावर्तन के लिए हमने ये कंसीडर किया ऐसे एक सतह, ये सतह हमारी चिकनी है, ये एक चिकनी सतह। इस चिकनी सतह पर जब अभिलंब के ऊपर, ये अभिलंब है, यहां से प्रकाश की किरण ऐसे आती है और यहां से वापस रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाती है। तो आई जो होता है वो आर के क्या होता है इक्वल। ऐसे बहुत सारी किरणें आई, जैसे मान लो ये सेकंड किरण है, ये भी यहाँ से टकराई और यहाँ पर चली। तो इसका इस अभिलंब के साथ कोण बनता है वो बनता आई डैश, और इसका इसके साथ कोण बना आर डैश। तो यहाँ पर जब आई आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, जितनी भी किरणें आती है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर रहेगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम नियमित परावर्तन से समझते हैं। एक दूसरा और प्रकार है जिसको हम बोलते हैं विसरित परावर्तन। तो विसरित परावर्तन के लिए आप देखें यहाँ पर हमारा ये ऐसे है, ये सतह हमारी चिकनी है, ये आपका अभिलंब है। यहाँ से जब प्रकाश की किरण ऐसे टकराती है तो टकराने के बाद जो आर होता है वो कोई जरूरी नहीं है कि इसके बराबर हो। ये देखो यहाँ पर आर आपको बड़ा दिखाई देगा, पर ये आपका क्या है? परावर्तन। इसी प्रकार अगर ये किरण ऐसे टकराई और टकराने के बाद ये ऐसे चलेगी, तो यहाँ पर इसका आई देखो आप और इसका आर देखो, बिल्कुल डिफरेंस है। तो अगर आई आर के इक्वल नहीं होता है तो उस समय हम बोलेंगे कि ये जो परावर्तन की घटना है वो आपकी विसरित परावर्तन के टाइप का होता है, और अगर बराबर होता है तो उसको हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। तो यहाँ पर जो हमने अभी सीखा, ये परावर्तन का फिनोमिना क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उस परावर्तन के नियम क्या है, और परावर्तन कितने प्रकार का होता है। एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि परावर्तन की घटना ठोस और द्रव में होती है। ठोस और द्रव चिकने हो सकते हैं, गैस में ये घटना नहीं होती। तो ये बिल्कुल आप क्लियर कर लें। और एक आपको लास्ट पॉइंट बता रहा हूं परावर्तन के लिए। परावर्तन जो होता है उसमें प्रकाश का ओनली परावर्तन, प्रकाश का फ्रीक्वेंसी n, जिसको हम आवृत्ति से जानते हैं। तो प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश का वेग और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लैम्डा, इसको हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। और ये हमारा हो गया वेग और ये हो गया आवृत्ति। तो अगर आपका परावर्तन की घटना है तो उस समय प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश का वेग और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ये बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ओनली रिफ्लेक्शन फिनोमिना। तो चेंज किस में होता है? चेंज होता है प्रकाश की तीव्रता में, इंटेंसिटी। जो तीव्रता यहाँ से आ रही है उतनी तीव्रता यहाँ नहीं मिलती। मान लो यहाँ से आपकी 100% इंटेंसिटी आई तो यहाँ पर आपको 98% मिलेगा, तो 2% का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो यहाँ पर तीव्रता में परिवर्तन होता है। तो ये आपको परावर्तन का फिनोमिना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिनोमिना, अपवर्तन। ओके स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने प्रकाश के चैप्टर को स्टार्ट किया, जिसमें हमने किरण प्रकाशिकी को पढ़ा और उसमें हमने प्रकाश के बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन दी और प्रकाश की घटना में सबसे पहले हमने परावर्तन को डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूं आज के सेशन में आपको हर एक टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। और अगर किसी बच्चे को पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको पीडीएफ लिंक से बिल्कुल मिल जाएगा। जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किया है उसका बिल्कुल संपूर्ण रूप से आपके पास नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, उसको आप डिटेल से पढ़े। कोई भी कहीं पर भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को प्लीज़ बैक जाए और पॉज करके उसको बार बार देखें, आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।